सबसे पहले देखेंगे हम आज साइट मैप क्या होता है और साइट मैप चेक कैसे करते हैं और साइट मैप बनाते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि साइट मैप चेक कैसे करते हैं और मैं आप बताऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेबसाइट है DC किचन के नाम से, dckitchen.org। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्या इसका साइट मैप बना हुआ है। ठीक है, तो मैं वेबसाइट का पूरा नाम लिखूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा साइट मैप डॉट XML। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि साइट मैप की जो फाइल है उसका क्या नाम होता है, साइट मैप, स्पेल गलत लिखेंगे हैं, उसका पूरा क्या नाम होता है, साइट मैप डॉट XML। पूरी फाइल का क्या नाम है, साइट मैप डॉट XML। और ये हर वेबसाइट के लिए सेम नाम है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी वेबसाइट बनेगी, अगर उन्होंने साइट मैप बनाना है अपनी वेबसाइट का, तो उस फाइल का नाम क्या रखेंगे, वो साइट मैप डॉट XML। ये फिक्स नाम है, हर वेबसाइट के लिए फिक्स नाम है। ठीक है, जैसे होम पेज होता है उसका भी फिक्स होता है ना नाम, इंडेक्स के नाम से। इस पर एंटर कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आ गया कुछ। अब ये इतना सारा कंफ्यूजिंग से चीज़ सामने आ रही है, हमें परेशान नहीं होना कि ये कोई नई चीज़ हम पढ़ना शुरू हो गए हैं कि क्या हमें ये कोडिंग भी सीखनी है। हमने कुछ नहीं किया ना, ये कोडिंग हमने खुद की है। ये जो साइट मैप है ये हमने खुद से जनरेट करना है, ऑनलाइन खुद ही जनरेट हो जाएगा ये। मतलब इसमें हमें कोई कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोडिंग अंडरस्टैंड भी नहीं करनी है। अभी हमें ये पता लग गया कि इसका साइट मैप बना हुआ है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं इधर आता हूँ, एक और वेबसाइट लिखता हूँ, स्टार्स। ठीक है, अब मैंने एक दूसरी वेबसाइट लिखी है starsedu.pk साइट मैप डॉट XML। एंटर। देखते हैं कि इसका साइट मैप बना हुआ है, इसका भी बना हुआ है। ओके, और देखते हैं पीक सॉल्यूशंस का, देखते हैं पीक सॉल्यूशंस .com.pk। मुझे नहीं पता ये वेबसाइट का सही नाम लिखा है, मैंने पहले चेक कर लेता है कि नाम सही लिखा है। अब इसके बाद ये पहले देखने के बाद कोई एक ऐसी वेबसाइट देख लेना जिसका साइट मैप ना बना हो, ताकि समझ में आ जाए कि साइट मैप ना हो तो क्या होता है। दोबारा लिख लेते हैं, पीक सॉल्यूशंस लिखते हैं, इनकी वेबसाइट खुद ही आ जाएगी। ये है वो EDU के नाम से है। ठीक है, ये हम देखते हैं इसका साइट मैप है कि नहीं है। स्लैश साइट मैप डॉट XML। जी, कहते हैं जनरेटेड बाय योस्ट, ये योस्ट की मदद से बना हुआ है। ये देखिए नीचे आ रहे हैं ना साइट मैप्स बने हुए। ठीक है, हाँ जी, इसके ना बहुत सारे पेजेस किसने अलहदा से बनाए हुए हैं, जिसके मुख्तलिफ पेजेस हैं ना उनके बनाए हुए। पोर्टफोलियो के पेज का अलहदा बनाया हुआ है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आ गया। अब हम ये देखते हैं कि साइट मैप जनरेट कैसे होना है। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऑनलाइन, अब एक कीवर्ड लिख रहा हूँ, ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर्स। इस पे आगे, इस पे क्लिक करते हैं। ये कितनी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, इनमें से जो भी वेबसाइट आप लो, कोई भी ले लो, पहले वाली ले लेते हैं। यानी आपने क्या करना है, उन वेबसाइट्स को ढूंढना है जिनकी मदद से हम फ्री साइट मैप बना सकते हैं। सो मैं किसी एक पे क्लिक कर देता हूँ, पहली वाली पे क्लिक कर देता हूँ। आगे अब यहाँ पे आकर वो पूछे आपसे कि भाई किस वेबसाइट का साइट मैप बनाओगे। मैं कहता हूँ भाई इसका बनाना है। मैंने Ctrl+C स्टार्ट। मैंने C इसलिए किया है कि मैं यहाँ पर आकर देखूँ कि क्या इसका साइट मैप ऑलरेडी है कि नहीं है। जी, कैसे चेक होगा, ऐसे ही होगा ना। नहीं, 404 का एरर आ गया, नहीं होता जी, इसका साइट मैप नहीं बना हुआ। ओके, ये 404 जो है ना, इसको भी अभी पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है। ये भी SEO का ही एरर है जी। क्या कह रहा है, बन गई फाइल। आगे नीचे क्या लिखा हुआ है, कहते हैं यूज आवर प्रो साइट मैप सर्विसेज टू मेंटेन योर साइट मैप फ्री 500 पेजेस अकाउंट।
इसका मतलब क्या कहता है भाई 500 पेजेस अगर आपके होंगे उसके लिए तो आपका अकाउंट फ्री बन जाएगा, इससे बड़े होंगे तो फिर आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो इतने सारे पेजेस बहुत ही बड़े किसी वेबसाइट के होते हैं, नॉर्मल वेबसाइट्स के इतने पेजेस ही होते हैं, ठीक है, 500 से बहुत कम ही होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये सर्विस फ्री मिल गई है। अब मैं क्या कहता हूँ, व्यू साइट मैप डिटेल्स। अब मैं क्या करूँगा, डाउनलोड, और इस फाइल को मैं कॉपी करूँगा और जहाँ पर मेरी इंडेक्स की फाइल पड़ी होती है वहाँ पर इसको भी पेस्ट कर दूँगा। पहले आज के टास्क में हमने इतना काम करना है। तो भाई ये बन गया, अभी आ रहा है फाइल का नाम, देखें वही नाम बन रहा है ना। बस आपने इसको कहाँ पे सेव करना है, जहाँ पर आपकी वेबसाइट है, जहाँ पर आपका होम पेज पड़ा हुआ है, वहीं पर इस फाइल को भी पेस्ट कर दें। अभी तक इतना ही काफ़ी है जी। अब हमने ये भी समझ लिया कि साइट मैप बनता कैसे है और चेक कैसे करते हैं वेबसाइट का साइट मैप बना हुआ है कि नहीं है, ये भी एक एसईओ का फैक्टर होता है, ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड जो हमारा दूसरा टॉपिक है, इससे रिलेटेड वो है रोबोट्स का। तो इसलिए हम पहले रोबोट्स को भी साथ देख लेते हैं। रोबोट्स TXT। रोबोट्स क्या होता है, मैं बार बार जब आपको एसईओ पढ़ाता था तो मैं हर दफ़ा जिक्र करता होता था क्राउलर्स का, कि भाई वेबसाइट ने आपकी वेबसाइट को, गूगल ने आपकी वेबसाइट को क्राउल करना है, क्राउल के बाद इंडेक्स करना है, इंडेक्सिंग होगी तो आपकी वेबसाइट रैंक करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि क्राउलर तक बात हमारी कैसे पहुंचेगी ये बतानी है हमने। क्राउलर तक हम अपनी इंफॉर्मेशन रोबोट्स की फाइल के थ्रू भेजते हैं, ठीक है। क्या इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, अपनी फाइल के मुतालिक तफसीलात उसको बताते हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, इसके अंदर ये चीज़ें हमें क्राउल करवानी है और ये चीज़ें हमें क्राउल नहीं करवानी, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले फिर वही काम करते हैं जो पहले किया है, कि चेक करते हैं क्या इस फाइल की रोबोट्स फाइल है, इस वेबसाइट की रोबोट्स फाइल है। तो यहाँ पर आकर मैं अब लिखता हूँ रोबोट्स। जिस तरह उस फाइल का नाम फिक्स था उसी तरह इस फाइल का नाम भी फिक्स है, और इस फाइल का जो फिक्स नाम है वो है robots.txt। यानी अगर आपने किसी भी वेबसाइट की रोबोट्स को चेक करना होगा कि क्या रोबोट्स फाइल बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, तो आपने वेबसाइट का नाम लिखने के बाद robots.txt, ये नाम भी फिक्स है, रिजर्व नेम है। हर वेबसाइट पे, जितनी भी जियो की वेबसाइट पे जाओगे उसकी फाइल का नाम भी यही होगा, ARY की वेबसाइट पर जाओगे उसकी वेबसाइट का भी नाम यही होगा, 22 लाहौर पर जाओगे उसका रोबोट्स चेक करना होगा उसका नाम, यानी कि रोबोट्स की फाइल सबकी एक ही है, ठीक है। एंटर करते हैं, जरा देखते हैं इसकी रोबोट्स फाइल है कि अभी भी वही इशू है, नहीं, इसका मतलब रोबोट्स फाइल भी इसकी नहीं बनी हुई। चलो जी उसकी देखते हैं, DC किचन की रोबोट्स फाइल है / है, ठीक है। और आप देखें बड़ी मुख्तसर सी फाइल है, कोई ज़्यादा लंबी तफसीलात हमें बताने की ज़रूरत नहीं, इसी चीज़ों को भी हम समझने लगे, हाँ यही चीज़ें समझने लगे। यहाँ आ जाते हैं जी। सबसे पहले क्या है कि रोबोट्स फाइल होती क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। A robots is a text file that resides in the root directory of your website। बिल्कुल जहाँ पर मैंने इंडेक्स की फाइल रखी है, जहाँ पर मैंने नीचे कर ले तो ठीक है, जहाँ पर मैंने इंडेक्स की फाइल रखी है, जहाँ पर मैंने साइट मैप रखा है, वहीं पर इसको भी बना के रख छोड़ना है, ठीक है। कह रहा है ये भी आपकी मेन रूट पे पड़ी होगी। इंस्ट्रक्शन एज टू विच पेजेस दे कैन क्राउल एंड इंडेक्स ड्यूरिंग द क्राउलिंग एंड इंडेक्सिंग प्रोसेस। कहता है भाई आप ये फाइल इसलिए बनाते हैं कि आप क्राउलर को बता रहे होते हैं कि मेरी ये वेबसाइट है, इसमें फाइलें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जिनको मैं एसईओ करवाने लगा हूँ, जिनका एसईओ के लिए बार बार क्राउल होना और इंडेक्सिंग में आना ज़रूरी है, वो ये वाली फाइलें हैं। ये वाली इंफॉर्मेशन हम रोबोट्स की फाइल में देते हैं। समझ आ गई बात की? अच्छा, रोबोट्स टेक्स्ट इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल दैट फॉलोज द रोबोट्स एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड। एक्सक्लूशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को माइनस करना, किसी चीज़ को निकाल देना। तो कहता है भाई ये एक प्लेन फाइल होती है जिसमें ये फाइल मेंटेन कर रही होती है रोबोट के एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड, कि भाई कौन कौन सी चीज़ें क्राउल हो और कौन कौन सी चीज़ें क्राउल ना हो। इसको कह रहा है वो एक्सक्लूशन। इंक्लूड करने का मतलब होता है शामिल करना, एक्सक्लूड करने का मतलब होता है निकाल देना। तो कहता है रोबोट ये एक्सक्लूशन स्टैंडर्ड्स बता रहा होता है। आप आगे क्या कह रहे हैं? रोबोट्स फाइल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रूल्स। कहता है बेसिकली क्या है, रोबोट्स फाइल में रूल्स बने हुए। ये जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं बेसिकली ये रूल्स हैं, ठीक है। क्या रूल्स हैं? नीचे आ जाते हैं। The robots exclusion standard also known as the robot exclusion protocol। कह रहा है ये जो exclusion standards हैं इनको रोबोट प्रोटोकॉल एक्सक्लूशन प्रोटोकॉल्स का नाम भी दिया जाता है। प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है? किसी काम को करने का तरीकाकार क्या होगा, ठीक है, आप किस तरीके से उसको करोगे, ठीक है। The standard specifies how to inform the web robot about which areas of the website should not be processed or scanned।
कहता है कि भाई जब क्राउलर आएगा तो हम उसको ये बता रहे हैं कि वेबसाइट का ये एरिया है जो स्कैन होना चाहिए, क्राउल होना चाहिए, और ये एरिया है जो क्राउल नहीं होना। मिसाल के तौर पर जैसे इंडेक्स की फाइल है उसे हम क्राउल करवाएंगे ना, करवाएंगे। अगर मैंने वहाँ पर कोई टेम्परेरी फोल्डर बनाया होगा तो आपको लगता है मैं उसे क्राउल कराऊंगा? नहीं कराऊंगा। लेकिन रखा हुआ है, मैंने अपने लिए रखा हुआ है, टेम्परेरी तौर पर रखा हुआ है, लेकिन मैं उसे क्राउल नहीं करा रहा हूँ। What happens if you don't have a reports file? अच्छा, अब वो ये कहता है जी कि अगर आपके पास रिपोर्ट फाइल नहीं होगी तो क्या होगा। लाजमी बात है, अगर नहीं होगी, जैसे मैं आप मेरी क्लास में आकर बैठ जाएं और मेरे पास आपका कोई डाटा ही ना हो, ना मुझे आपके नाम का पता हो, ना मुझे पता हो आपने पहले से क्या किया हुआ है, ना मुझे ये पता हो कि आपने कोर्स कौन से में एडमिशन लिया है, तो अगर मेरी क्लास में 50 लोग बैठे होंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 50 बंदों से एक एक करके पूछना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। और एक तरीका क्या होगा, मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी, उसके हर स्टूडेंट के आगे लिखा होगा कि जनाब ये वाला स्टूडेंट है, इसकी इतनी क्वालिफिकेशन है, इसने ये कोर्सेज किए हुए हैं, ये इस कोर्स के लिए आपके पास आया हुआ, तो मुझे पहले से ही पता होगा हर स्टूडेंट के मतलब। सेम इसी तरीके से अगर आपने ये फाइल नहीं बनाई तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका तो मतलब ये हुआ कि आप क्राउलर का टाइम बढ़ा रहे हैं। वो आपकी वेबसाइट पर आता है, आपने उसे कुछ बताया ही नहीं है, तो इसका मतलब वो सारी की सारी वेबसाइट को स्कैन करेगा। अब क्राउलर का होता क्या है बेसिकली? मिसाल के तौर पर जैसे मैं अगर 50 स्टूडेंट से रोजाना इंटरव्यू लेना शुरू कर दूं तो मैं पढ़ाऊंगा कब? है ना, हो सकता है कि मैं सारा मेरा इंटरव्यू जैसे ही ख़त्म हो साथ ही बेल बज जाए कि भाई पीरियड भी ख़त्म हो गया। इसी तरह जब क्राउलर किसी वेबसाइट पर आता है तो उसके पास भी टाइम होता है कि भाई इतनी टाइम के लिए आ रहा है। वो टाइम कितना होता है? बिल्कुल फिक्स टाइम नहीं होता। जैसे हमारे पीरियड का तो फिक्स टाइम है, लेकिन क्राउलर ने कितने सेकंड्स के लिए या इससे भी कम टाइम के लिए आपकी वेबसाइट पे आना है। क्राउलर के पास कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं होता, ठीक है। वो वेबसाइट के कंटेंट को देख के टाइम डिसाइड करता है कि मुझे इस वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड करना है। इसको हम बोलते हैं क्राउल बजट। यानी क्राउलर ने आपकी वेबसाइट पर आकर जो एनालिसिस करने हैं, जो आपकी वेबसाइट को स्कैन करना है, कितनी देर के लिए वो आपकी वेबसाइट पर आया है, ये टाइम जो है ये क्या कहलाता है? क्राउल बजट कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बताएंगे नहीं तो हो सकता है हम उसके क्राउल बजट में फॉल नहीं करते, तो वो स्कैन ही नहीं कर पाता सही चीज़ को, चला जाता है, तो रैंकिंग होने में प्रॉब्लम होगा ना हमारे पास। इसलिए इसका बनाना ज़रूरी है। क्या कहता है? कहता है भाई अगर आप नहीं बताओगे तो क्या करेगा वो? कहता है आपकी जितनी भी पेजेस पब्लिकली अवेलेबल होंगे वो सबके सबको क्राउल कर देगा। What happened if accidentally block search engines from accessing my website? कहता है भाई गलती से, अच्छा ब्लॉक कैसे होता है जरा इधर आ जाए वापस, इस लाइन को भी समझ लेते हैं पहले, 3 लाइन को। सबसे पहले वाली लाइन में लिखा हुआ है यूजर, देखें जरा पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, बड़ा कर देता हूँ। यूजर कैपिटल लेटर्स में यूज लिखा हुआ है, यूजर डैश एजेंट कॉलन स्टैरिक। क्या लिखा हुआ है? यूजर डैश एजेंट कॉलन स्टैरिक। अब यूजर एजेंट का क्या मतलब है? यूजर एजेंट का मतलब ये है कि भाई सर्च इंजन्स, यूजर एजेंट का क्या मतलब है? सर्च इंजन्स। कहता है भाई कौन से सर्च इंजन हैं जिनको आप इजाजत दे रहे हैं कि वो आपकी वेबसाइट पर आएं और क्राउल करें, ठीक है। मैंने नाम नहीं लिखा बल्कि मैंने स्टैरिक लगा दिया, एक वाइल्ड कार्ड लगा दिया, स्टैरिक। स्टैरिक वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है ऑल। जब आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो कि सब के सब, जब आप कहना चाहते हो कि भाई सब के सब, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब क्या हुआ? ऑल। इसका और यूजर एजेंट का क्या मतलब है? सर्च इंजन। और सर्च इंजन का मतलब है गूगल, MSN, याहू, अल्टा विस्टा और कितने सारे सर्च इंजन हैं। यानी मैं किसी को नहीं रोक रहा कि मेरी वेबसाइट पे उसको कोई बंदिश हो। कोई भी सर्च इंजन अगर मेरी वेबसाइट को क्रॉल करना चाहता है मैं उसको कह रहा हूँ हाँ भी इजाज़त है, ठीक है। तो ये लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन लिखेंगे आप। अब रिपोर्ट्स की फाइल बन रही है, लो जी मैं यहाँ पर रिपोर्ट्स की फाइल भी बनाता जाता हूँ साथ साथ। हम कह रहे हैं भाई रिपोर्ट्स की फाइल बनाना शुरू हो गया अब हम। तो मैंने क्या किया, इसी लाइन को टाइप कर दिया, Ctrl+C करता हूँ फिलहाल यहाँ पे, और यहाँ लाकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। एक लाइन हो गई। ये क्या था? ये था रूल। ये रिपोर्ट्स फाइल का रूल एक डिफाइन हो गया, एक रूल डिफाइन हो गया। अच्छा दूसरा रूल क्या है? दिस अलाउ। अच्छा ये जैसे मैंने लिखा हुआ है इन्हीं कैपिटलाइज में लेटर्स में आपने लिखना है। जैसे यूजर का यू बड़ा था बाकी सब छोटा था, इसी तरह दिस अलाउ का डी बड़ा है और ए बड़ा है। दिस अलाउ कॉलन, इसका मतलब क्या होगा? नाम से अंदाजा हो रहा है। अलाउ का मतलब इजाजत देना, डिस अलाउ का मतलब इजाजत नहीं देना, यानी आप इजाजत नहीं दे रहे उसको, आप नहीं कह रहे कि इसको वो क्रॉल करे।
यानी जिन फोल्डर्स को आप चाहते हैं कि भाई वो इन्हें क्रॉल ना करे, उनको आप क्या कर दोगे, डिसअलाउ। अभी फिलहाल यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमने, यहाँ पर किस फोल्डर को किया हुआ है, ये एक सिस्टम फोल्डर है सी पैनल का, कि जो सी पैनल का सॉफ्टवेयर होता है ऑटोमेटिकली इसमें एक फोल्डर बनता है। इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम फोल्डर है तो इसका मेरी वेबसाइट से तो कोई लेना देना नहीं है, मेरे कंटेंट से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, मेरी इंडेक्स फाइल से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं कहता हूँ भाई ये है, ये इसने होस्टिंग का फोल्डर है भाई, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ये एक होस्टिंग फोल्डर है, इसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, बस इसको डिसअलाउ कर दो। डिलीट नहीं करवा रहा मैं क्राउलर को कह रहा हूँ कि इधर ना आना, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। हो गया डिसअलाउ, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, इसको भी पकड़ता हूँ, यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ। 2 रूल बन गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और फोल्डर रखा हुआ है, वो किस चीज़ का है, मैंने क्या किया है, कुछ वीडियोस अपनी रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार चलो मेरे पास होस्टिंग तो है, स्पेस तो है, सेव करने के लिए, ऑनलाइन सेव करने के लिए वीडियोस को भी यहाँ पे रख लेता हूँ। अब मेरी इन वीडियोस को मैं खुद डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरी इन वीडियोस का मेरी वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल ठीक है। सो मैंने क्या कहा, भाई इसको भी क्रॉल ना करना। अच्छा, वो सेव रहेंगी इसमें, ठीक है, लेकिन वो क्रॉलर उस पर नहीं आएगा। इस तरह आपको अब हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक और देखें क्या है, मेरा जो क्लाइंट है वो क्या करता है, वो हर 10 दिनों के बाद मुझसे वेबसाइट चेंज करवाता है। अपडेट्स आती होंगी ना उसकी कि भैया अब ये चीज़ ऐड कर दो, होम पेज में भी ऐड कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 दिनों के बाद उसकी इंडेक्स फाइल चेंज हो रही है, 20 दिनों के बाद 2 इंडेक्स फाइलें होंगी पुरानी, 30 दिनों के बाद 3 इंडेक्स फाइलें होंगी पुरानी। बैकअप मैंने क्या किया, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, जब उसकी पुरानी फाइल को चेंज करता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, मेन रूट के ऊपर उसकी एक नई आ जाती है इंडेक्स फाइल, पुरानी फाइल भी तो है। अब फॉर एग्जांपल मैंने चेंज कर दी और उसके फौरन बाद टाइम मुझे कहा यार नहीं गलत हो गया, वापस वही कर दो जो पहले था। मैं कहा मैंने तो उसे डिलीट कर दिया भाई, अब क्या करूँ, फिर नए सिरे से काम करना शुरू करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, उसका जो पुराना वर्जन होगा उसको टेम्प के फोल्डर में कॉपी करता जाऊँगा और नया वर्जन वहाँ पे चेंज करता जाऊँगा। अब ये जो टेम्प के अंदर मेरे पास सपोज 10 इंडेक्स फाइलें आ गई हैं, 10 इंडेक्स फाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है ये भी इंडेक्स फाइल, वो भी इंडेक्स फाइल। अब मैं कह रहा हूँ भाई इसको भी ना क्रॉल करो, क्योंकि ये क्रॉल वाली नहीं है। क्रॉल वाली कौन सी है, जो मेन रूट पे पड़ी हुई है। समझ आ गई बात, यानी ऐसी चीज़ें जो मेरी क्राउलिंग से रेलिवेंट नहीं है उनको मैं डिसअलाउ करता जाऊँगा। वो 1 है, 2 है, 3 है। फोल्डर का मतलब क्या है कि इस फोल्डर के अंदर जितने सब फोल्डर्स हैं और जितनी फाइल्स हैं सबको डिसअलाउ कर। आखिर में क्या लिखा जी, अलाउ कॉलन। अब इसका क्या मतलब हुआ, भाई कह दिया इनको डिसअलाउ कर दो, इसको भी डिसअलाउ कर दो, इसको भी डिसअलाउ कर दो, बाकी जो कुछ बचा मैं कहता हूँ ये सब अलाउ वाला है। तो मैंने आगे लगा दिया अलाउ कॉलन, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, सब कुछ अलाउ है। क्या सब कुछ अलाउ है, जो ऊपर अलाउ नहीं है, मतलब मैंने कहा CGI भी अलाउ नहीं है, वीडियोज अलाउ नहीं है, टेम्प अलाउ नहीं है, इसके अलावा जो कुछ भी है सब कुछ अलाउ है। अच्छा, आखिरी रूल, ये कितने सारे रूल हो गए। एक रूल बताया सर्च इंजन के लिए, एक रूल बताया अलाउ और डिसअलाउ के लिए, ठीक है ना। और एक रूल अब मैं बताने जा रहा हूँ कि भाई क्या मैंने साइट मैप बनाया अपनी वेबसाइट का कि नहीं बनाया। अब साइट मैप क्या है, साइट मैप बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके सर हमने आपके घर आना है, ठीक है, तो मैं आपको गूगल से लोकेशन भेज दूंगा। एक तरीका क्या है कि आप घर आते हैं, आप कहते हैं सर मैं आने से पहले कॉल करूंगा, आप मुझे एड्रेस बताइएगा। तो अब क्या करेंगे, आते घर पहुंचने तक बार बार मुझसे पूछते रहेंगे ना, अब क्या करें, अब इधर मुड़े, अब इधर मुड़े। अगर आपको गूगल पे लोकेशन भेज दूंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, मुझसे बार बार पूछोगे तो नहीं। इसी तरह अगर मैं अपनी वेबसाइट का साइट मैप सबमिट कर दूं गूगल को कि भाई मेरी ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, बेसिकली होता क्या है, साइट मैप आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। जैसे कोई बंदा आता है हमारे कॉलेज में एजुकेशन डिपार्टमेंट से, वो कहता है जनाब ये आपका कंप्यूटर कॉलेज है, ज़रा इसका कोई लेआउट हमें बताएं है क्या। ठीक है, हम क्या करते हैं, मैप बनाते हैं, उस पर बताते हैं जनाब ये एंट्रेंस है, ये रिसेप्शन है, ये ऑफिस है, ये प्रिंसिपल ऑफिस है, ये कंप्यूटर लैब है, ये 10 क्लासरूम्स हैं, ये एक लाइब्रेरी है। पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्म में मैप की शक्ल में उसे दिखा दिया, उसे सब समझ में आ गया ये क्या चीज़ है। एक तरीका क्या है कि वो आएगा तो वो खुद से एक एक चीज़ को देख रहा होगा, उसमें उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसे ही है ना, पहले से उसको इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो उसके लिए आसानी हो जाएगी पैदा। अगर वो जा के पूछेगा हाँ ये क्या है, हम कहेंगे ये लाइब्रेरी है, ये क्या है, हम कहेंगे ये क्लासरूम है। सेम इसी तरह आपने वेबसाइट तो बना लिया है, वेबसाइट का एक मेन्यू बना हुआ है, एक उसका होम पेज है, एक उसका अबाउट है, एक उसका कोर्सेज है, कोर्सेज के अंदर बहुत सारे सब कोर्सेज हैं, ठीक है, एक गैलरी है, एक कॉन्टैक्ट है। तो हमने क्या किया, साइट मैप बनाया, साइट मैप में यही स्ट्रक्चर उसने अपने पास सेव कर लिया और हमने ये स्ट्रक्चर सारे का सारा गूगल को सबमिट कर दिया। इट इज़ कॉल्ड साइट मैप, जो अभी लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया। तो कहना भाई साइट मैप बनाया हुआ है, बिल्कुल जी हमने बनाया हुआ है ना। तो अब हमने क्या कहा, हमने कहा हाँ भाई साइट मैप है,
अब हम क्या करेंगे, मैं इसी लाइन को फिर कॉपी करता हूँ और यहाँ आता हूँ और यहाँ लाकर मैं पेस्ट करता हूँ और मैं क्या कहता हूँ उसको, मैं कहता हूँ जी साइट मैप है, साइट मैप कॉलन, आगे क्या किया मैंने, आगे मैं ये करूँगा, देखिए इस पूरी लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ लाकर पेस्ट कर देता हूँ, कहाँ लाकर पेस्ट करता हूँ जी, लाइक दिस। ये गलत लिखा गया है, कौन सी फाइल थी, समझ आ गई बात की। अब ये बन गई आपकी रोबोट्स फाइल, मैं कहा आपकी रोबोट्स फाइल बन गई। इस वक्त हम कहाँ पे हैं, रोबोट्स की फाइल में है ना, अभी मैंने फाइल का नाम तो नहीं रखा, रोबोट्स फाइल तैयार हो चुकी है मेरी। अब साइट में मैंने पहले बनाया था, ठीक है, उसको भी मैंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट के साथ सेव कर दिया। अब मैं नई फाइल बनाने जा रहा हूँ रोबोट्स की, सेव एज, सपोज ये मेरी वेबसाइट है, यहीं पर मैं इसको भी सेव करूंगा। अब ना तो साइट में आप HTML है ना रोबोट्स HTML, ये हमारी दोनों फाइल्स HTML फाइल्स नहीं है, ये हमारी दोनों फाइल्स HTML फाइल्स नहीं है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है जी, रोबोट्स। ये टेक्स्ट फाइल है, साइट मैप जो थी वो टेक्स्ट भी नहीं थी, वो XML थी। तो अब यहाँ अगर मैं इसका नाम लिखूंगा रोबोट्स, बस नीचे टेक्स्ट है ना, नीचे लिखा हुआ है ना TXT, ऊपर लिखा हुआ है रोबोट्स, नीचे लिखा हुआ है TXT, robots.txt बन गई, सिंपल, सेव कर दें। कहता पहले भी एक पड़ी हुई है, मैं कहता हूँ लो जी रोबोट्स की फाइल भी बन गई। साइट मैप की फाइल को भी हमने कहाँ रखा, इंडेक्स के साथ, रोबोट्स की फाइल को भी हमने कहाँ पे रखना है, इंडेक्स के साथ, यानी जहाँ पर आपका मेन रूट पड़ा हुआ है वहीं पर आपने इन दोनों फाइलों को रख छोड़ना है, ठीक है जी। ये हमने बना ली रोबोट्स की फाइल। अब देखने आगे क्या कह रहा है, आगे वही कहेगा जो मैंने बता दिया आपको। डू यू नीड अ रोबोट्स फाइल, अब आप इसका जवाब दे सकते हैं ना, होनी चाहिए, ये SEO का बहुत बड़ा फैक्टर है। ओके, वाई यूज़ रोबोट्स फाइल, ये भी मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसको क्यों यूज़ करने लगे हुए रोबोट्स फाइल को। रोबोट्स फाइल नहीं होगी तो ठीक है, क्रॉलर का काम बढ़ेगा ना, कि भाई किसको क्रॉल करना है, किसको क्रॉल नहीं करना, किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, क्या साइट में बना हुआ है नहीं बना हुआ, ये सारे काम है उसको पढ़ने पर लगा दिया ना, तो खुद जाकर देखो इन चीज़ों को। और मैंने क्या कहा था, वो कहते हैं मैं देख तो लूँगा, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहेगा नहीं बनाया तो ना सही, ठीक है मैं देखूंगा। लेकिन अब उसका एक क्रॉल बजट था, सपोज करने वो आया आपकी वेबसाइट पे 10 सेकंड्स के लिए, सपोज कर रहे हैं, टाइम फिक्स नहीं होता। अब वो 10 सेकंड्स में उसने जिन पेजेस को स्कैन किया उनमें से कोई भी पेज ऐसा नहीं था जो क्रॉलेबल लग रहा था उसको, यानी कि जो हमारे नज़दीक क्रॉलेबल था, तो वो गलत पेजेस को स्कैन करके चला गया ना। लेकिन जब हमने रोबोट्स की फाइल बनाई होगी, जब हमने साइट मैप बनाया होगा, तो हम सीधा सीधा उसको बता रहे होंगे कि भाई ये मेरी वेबसाइट का साइट मैप है और ये रोबोट्स है, इस तरह फॉलो करूँगा जी। 2 important things to know about robots file। कहते हैं पहली चीज़ तो ये है कि आप जो रोबोट्स के अंदर इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, ये रोबोट्स को कोई ऑर्डर नहीं दे रहे, सिर्फ डायरेक्टिव्स दे रहे हैं उसको। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि रोबोट्स एक्जैक्टली इसी तरह ही प्ले करेगा जैसे आप कह रहे हैं, या आप उसको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो ऐसे ही प्ले करता है। लेकिन ये बात कहने का मतलब ये है कि आप चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई मैंने तो लिखा था, हुआ क्यों नहीं, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या कहता है, दूसरे नंबर पर वो ये कहता है अगर आप किसी फाइल को चाहते हैं कि वो वाली फाइल क्रॉल ना हो और इंडेक्स ना हो, तो आप क्या करें, उस फाइल को पासवर्ड लगा दें, क्योंकि जिस फाइल को क्रॉल करेगा खोल के करेगा ना, तो जिस फाइल को पासवर्ड लगा होगा वो तो खुलेगी नहीं, तो इसका मतलब सीधी सीधी वो क्रॉल ही नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और वो बता रहा है, वो क्या कहता है कि आपने कह दिया कि भाई मैंने कहा ना कि मेरी एक वीडियो है उसको क्रॉल नहीं करना तुमने, मना कर दिया उसको, मैंने डिसअलाउ कराया हूँ। लेकिन जब मैं होम पेज पर आता हूँ ना, तो वहाँ पर मैंने एक लिखा हुआ है, एक बटन बनाया हुआ है, एक एंकर बनाया हुआ है, एक हाइपर लिंक बनाया हुआ है, और उस पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू प्ले माई वीडियो, और वो वही वाली वीडियो है जिसको मैं ऊपर स्टॉप किया। अब उस वीडियो को तो मैं कर चुका हूँ स्टॉप लहदा से, हाँ डिसअलाउ कर चुका हूँ, लेकिन होम के पेज से मैं उसको प्ले नहीं करवा रहा हूँ, और होम का पेज जो है वो अलाउड भी है। इसका मतलब क्या हुआ, वो असल में वहाँ से तो प्ले नहीं हो रही, लेकिन वो लिंक से तो प्ले हो रही है। तो जब वो लिंक से प्ले हो रही है तो इसका मतलब है वो क्रॉल भी हो रही है। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि जिन जिन फाइलों को आप डिसअलाउ करना चाहते हैं, अगर वो वाली फाइलें लिंक्स में मौजूद हो तो उनको भी वहाँ से ख़त्म करें। पहले ख़त्म करेंगे, अगर डिलीट नहीं करना, लिंक फॉलोएबल होता है ना, ahref = डबल कोट्स में पाथ लिखते हो ना, आगे उधर हैश कर दो ताकि वो उधर ख़त्म हो जाए। नहीं, वो ये कहता है कि भाई ये देखें होम पेज के ऊपर ये एक लिंक बना हुआ है, ये साइट मैप नहीं है, रोबोट्स नहीं है, ये मैं कहता हूँ ये एक लिंक है,
ठीक है, ये एक लिंक है href colon डबल कोट्स https फॉर एग्जाम्पल xyz.com सपोज कर लेते हैं। हाँ, अब मैंने क्या किया हुआ है, अबाउट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये अबाउट अस के पेज पे जा रहे हैं ना, और है ये लिंक कहाँ पे लगा हुआ है, होम पे लगा हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने अबाउट अस पे जाकर कह दिया कि भाई अबाउट अस वाले पेज को तो क्रॉल नहीं करना, यानी कि यहाँ पर मैंने आगे क्या लिख दिया, दिस अलाउ, ये देखें about.html। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ दिस अलाउ है ये फाइल, यहाँ से तो ठीक है रुक गई फाइल, लेकिन जब वो होम क्रॉल हो रहा है, होम पे वो आया, होम पर एक लिंक पड़ा हुआ है, वो उस लिंक पे क्लिक करता है तो कहाँ चला जाता है, अबाउट पे चला जाता है। तो यहाँ से तो जा रहा है वो, कहता है अगर आप अबाउट पे चाहते हैं कि ना जाए, वो किसी भी तरीके से ना जाए, तो फिर आपको टेम्परेरी तौर पर इधर भी आना है और क्या कर देना है, क्या कर देना है, इसे भी यहाँ से रोके, फिर वो इस पे नहीं जाएगा। समझ आ गई बात की? ये मैंने सारा समझा दिया कि रोबोट्स की फाइल कैसे काम करती है। वही आ रहा है, यूजर एजेंट डिस अलाउ अलाउ साइट मैप, ठीक है, डेफिनेशंस आ गई, ये यूजर एजेंट का बता रहा है क्या है। ठीक है, क्राउलर्स लिस्ट, इसका क्या मतलब है, अगर आप चेक करना चाहते हो कि क्राउलर्स कितनी तरह के हैं, सर्च इंजन, जब हमने कह दिया कि अबाउट अस को क्रॉल नहीं करना तो उसी को तो रोक रहे हैं, टेक्स्ट को ही तो रोक रहे हैं। नहीं, वीडियो तो एग्जांपल थी ना, मैंने यहाँ पर तो एग्जांपल अबाउट की दिया है, अबाउट के पूरे पेज को रोका है ना, आप नहीं कर रहे ना। अगर आप चाहते हैं क्रॉल हो फिर तो नहीं रोकेंगे ना। ये कहता है भाई ये लिंक आप अपने लैपटॉप पे जाके क्लिक कीजिएगा, टाइप कीजिएगा robots.txt.org/db डेटाबेस, तो जितने भी सर्च इंजन हैं उनके क्रॉलर्स कौन कौन से उनके नाम आ जाएंगे। ठीक है, आपके लिए डिसअलाउ भी हो गया, अलाउ भी हो गया, साइट में भी समझा दिया। व्हाट इज वर्चुअल रोबोट्स फाइल, अभी हमने पीक सॉल्यूशन की रोबोट्स फाइल देखी थी, ठीक है ना। वो पीक सॉल्यूशन की जो रोबोट्स फाइल थी वो कौन सी फाइल थी, पीक सॉल्यूशन यहीं पे था ना। बैक करता हूँ मैं ज़रा, भी बैक करता हूँ, फिर बैक करता हूँ, फिर बैक करता हूँ, फिर बैक करता हूँ। ये देखिए क्या कह रहा है, जनरेटेड बाय योस्ट एसईओ। कहता है भाई ये वाली जो फाइल है ये कैसे बनी हुई है, योस्ट के प्लगइन के साथ बनी है। वर्डप्रेस के लिए, वर्डप्रेस के लिए कैसे बनी है, योस्ट के प्लगइन की मदद से ये वेबसाइट बनी हुई है, योस्ट के प्लगइन के साथ ही वेबसाइट बनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोडिंग से नहीं होती है, जब आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो तो ये कैसे बनेंगी चीज़ें, प्लगइन्स के थ्रू बनती हैं, ठीक है ना, प्लगइन्स के थ्रू ये चीज़ें क्रिएट हो रही होती हैं। तो कहता है अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको फिजिकल फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं, अगर आपने एसईओ का कोई भी प्लगइन यूज़ किया हुआ है तो उस प्लगइन में ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो जो फाइल फिजिकल नहीं होगी उसे हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल। जो फाइल फिजिकल नहीं होगी उसे हम वर्चुअल फाइल बोल देंगे। तो कहता है भाई वर्डप्रेस में तो ये फाइल खुद ही बन जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल। यानी कोडिंग वाली वेबसाइट में जो फाइल होगी वो फिजिकल रोबोट्स फाइल होगी, फिजिकल साइट मैप होगी, लेकिन जो वर्डप्रेस की साइट होगी वो फिजिकल फाइल नहीं होगी, वर्चुअल होगी, और वो प्लगइन से बन रही होगी। आ जाए जी ज़रा देखते हैं कैसे बनती है, नीचे आए। ये वर्डप्रेस की स्क्रीन आ गई है। आज आप लोगों से ना मैं दो लिंक अपनी एक नई प्लेलिस्ट शेयर करूंगा, उसके अंदर 2 लेक्चर्स पड़े हुए हैं वर्डप्रेस के। एक लेक्चर में वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का पार्ट 1 है, वो आवाज़ के बगैर होगा, ठीक है। एक लेक्चर में उसका पार्ट 2 है, वो आवाज़ के साथ होगा। पहले आपने वीडियोस को देखना है 2-4 दफ़ा, सिर्फ वीडियोस को देखना बार-बार, ठीक है। उसके बाद मैं ग्रुप में आपको शेयर करूंगा सॉफ्टवेयर कि जो वीडियो मैंने बनाई है, बेसिकली वो आपको इंस्टॉलेशन सिखाई है ना मैंने वर्डप्रेस, आपने अपने लोकल कंप्यूटर पे कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने समझने के बाद उस लिंक के थ्रू, ड्राइव का लिंक भेजूंगा, उस लिंक के थ्रू 2 सॉफ्टवेयर है जो आपने इंस्टॉल करने हैं, लेकिन आपने पहले समझना है, और ये आपने खुद से करना काम, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है कि ये काम आपने खुद से करना है। इसके लिए 2 सॉफ्टवेयर होंगे, एक ज़ैम्प होगा, सबसे पहले आप ज़ैम्प इंस्टॉल करोगे, और एक वर्डप्रेस होगा। ये कैसे इंस्टॉल होगी, ये 2 वीडियोस मैंने बना दी इसी मकसद के लिए। इन वीडियोस को आपने बार-बार देखना, यही आपका टेस्ट है कि क्या आप वीडियो देख के क्या करते हैं, ठीक है। एक वीडियो में मेरी पूरी आवाज़ है,
जिसमें स्टेप्स क्या है। एक में तो जस्ट क्लिक है और इंस्टॉलेशन, वो तो आवाज के बगैर मेरी वीडियो, ताकि आप ये काम जो मैं अभी वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ फिर ये आपके पास लोकल इंस्टॉल हो जाएगा। जी 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 ठीक है जी। ये आपको फिर आप वर्डप्रेस अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लोगे। ये वर्डप्रेस ऑफलाइन है तो आपको आ जाएगा, तो आप फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहता है, कहता है भाई यहाँ पर आना है, आपने एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, तो फिर आपने फाइल एडिटर पे जाना है। ये देखिए रोबोट्स की फाइल आ गई, यहीं पर ही रोबोट्स होगा और यहीं पर ही साइट में भी आपको नजर आ जाएगा। ये फाइल नहीं बना रहे हम, ये फाइल नहीं बना रहे, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर बन जाएगी। किस वजह से बनेगी? प्लगइन्स की वजह से बनेगी। ये वाई का आइकॉन आ रहा है, इस आइकॉन का मतलब है कि ये किस चीज़ का आइकॉन है? योस्ट एसईओ। मैंने आपसे बताया था बहुत सारे एसईओ के प्लगइन्स हैं, जो मोस्ट पॉपुलर प्लगइन्स हैं उनमें एक योस्ट है और एक मैथ रैंक है, और भी बहुत सारे हैं। मेरे पास जो वेबसाइट्स आती है ना कभी एसईओ के लिए वर्डप्रेस की, तो ज़्यादातर में योस्ट होता है या फिर मैथ रैंक होता है, यानी ये दो ही उनके पास हो रहे होते हैं। ठीक है जी, चलो ये सारी मैंने चीज़ें बता दी हैं। अच्छा, अब इसका अगला जो फेज़ है वो क्या है, एक और लेक्चर कर लेते हैं। ठीक है, ज़रा रमज़ान की कसर निकालते हैं। 404 अभी मैं बता रहा था ना, एक 404 देखते हैं यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ 404 वाली। ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा फाइलें सारी, है कि नहीं? ये पहले खोल के देख लेते हैं, फाइल खुलती है, एरर तो नहीं आता? हाँ खुल गई है। अच्छा, 404 क्या होता है? 404 एरर उस वक्त जनरेट होता है जब हम किसी एक वेबसाइट पे क्लिक करें और वहाँ पर वो पेज ही मौजूद ना हो। जैसे भी आपने देखा, मैंने किस साइट पे देखा था जिसमें नहीं था आया? इसहाक पे देखा था शायद, है ना? इसहाक पे भी नहीं आया था ना, रोबोट्स नहीं थे शायद। इसका मतलब क्या हुआ? 404 का एरर जनरेट हो गया, खुद का खुद हुआ ना। 404 का एरर उस वक्त ऑटोमेटिकली जनरेट होता है जब जिस लिंक पर आप क्लिक करें वो लिंक अवेलेबल ना हो। ये भी एसईओ के लिए बहुत बैड रेपुटेशन का बायस बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे आपको फ़ोन करें किसी जगह पर कि जी आप ये दफ्तर है यहाँ पर, ठीक है, ओके हाँ जी है, अब वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर जंगलात हों, हाँ तो बुरी बात है, ये तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा उसका दायरे का भी। सेम इसी तरीके से ये भी हम एक किस्म के उसको जंगलात में भेज दिया ना उसको, कि भाई कहा तो हमने रोबोट्स, लेकिन रोबोट्स था ही नहीं इसके पास। सो गूगल कहता है कि ये तो बहुत बैड फैक्ट है, आपका भी और मेरा भी, क्योंकि आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी वेबसाइट 404 के एरर्स जनरेट करने लगी हुई है तो आप एसईओ का एक बहुत बड़ा ऑप्टिमाइज फैक्टर एलिमिनेट करने लगे हुए हैं, माइनस करने लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी वेबसाइट का ऑडिट करते हैं एसईओ के हवाले से, तो हम ये भी चेक करते हैं कि क्या कहीं ये 404 के एरर्स तो नहीं आ रहे, यानी कहीं इस पर ऐसे लिंक्स तो नहीं पड़े हुए जो फॉलोएबल लिंक्स नहीं है। ऐसे लिंक्स नहीं होने चाहिए जो फॉलोएबल लिंक्स ना हो। ठीक है, अब ये चेक कैसे होना है देख लेते हैं, ये कैसे चेक होना है जी। इनको हम क्या बोलते हैं? 404 पेजेस जो होते हैं कॉल्ड ब्रोकन लिंक्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं जी? ब्रोकन लिंक्स है ये। ठीक है, ये सारे के सारे ब्रोकन लिंक्स हैं। ब्रोकन लिंक्स का क्या मतलब है कि ये लिंक्स हैं ही नहीं,
अब ये लिंक्स कैसे ब्रोकन हो सकते हैं? मतलब मैंने जब रखे थे ठीक थे कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नहीं ब्रोकन हो गए। मिसाल के तौर पर लिंक्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एंकर के टैग्स लगे होंगे, ये तो कंफर्म बात है ना। एएचआरएफ होगा ना, मेन्यू भी एएचआरएफ से ही बनता है। अब एंकर का टैग लगा हुआ है तो उसके अंदर एएचआरएफ लिखते हैं हम, तो एक यूआरएल लिख देते हैं, ऐसे ही है। वो जब यूआरएल होता है, मिसाल के तौर पर जैसे भी मैंने लिखा about.html, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वर पर ये फाइल पड़ी होगी about.html की। होता क्या है, होता ये है कि आप किसी वक्त जाकर उस फाइल का नाम चेंज कर देते हैं। अब मैंने पहले नाम रखा था about.html, लेटर ऑन मैंने कहा यार ये नाम ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसको यूँ कर देते हैं, about us कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइल का नाम तो चेंज कर दिया, उसके जो लिंक्स हैं वो 20 हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर मैंने उस फाइल को यूज़ किया हुआ है। जब मैंने उनको उन हाइपर लिंक्स में जाकर चेंज ना किया हो तो इसका मतलब क्या होगा, लिंक तो नहीं मिलेगा उसको। हाइपर लिंक किसको ढूंढेगा, about.html को। फाइल कौन सी है, about us से HTML, फर्क आ गया ना दोनों में। इट इज़ कॉल्ड ब्रोकन। तो इसका मतलब है ये चीज़ें हमें खुद से मैनुअली देखनी है। सो वो ये कहता है कि भाई इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, ये एएचआरएफ का टूल भी है, ये मैं फाइल भेजूंगा, क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। ये डेड लिंक चेकर भी है, तो बहुत सारे टूल्स हैं, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। चलो कैसे चेक होंगे, कोई मसला नहीं है, फ्री टूल है, यहाँ पर है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक वेबसाइट आई है एसईओ के लिए, तो वो कहता है कि भाई मेरी वेबसाइट को टॉप रैंक करो, तो मैं देखूंगा कि इस पर ब्रोकन लिंक्स तो नहीं पड़े हुए। तो चेक करने का क्या तरीका होगा, मैं यहाँ लिखूंगा https://dckitchen.org फॉर एग्जाम्पल। ये एक वेबसाइट लिखी, चेक। जी आगे कहते हैं एक लिंक है ब्रोकन, ओके इधर आए जरा। दूसरी वेबसाइट लिखते हैं, स्टार्स एंट्री टेस्ट डॉट। अब दूसरी वेबसाइट लिखी मैंने, देखते हैं आप क्या करते हैं। इसमें भी एक ही लिंक टूटा हुआ है और आपने एक से ज़्यादा, मैंने 2 यूआरएल दिए हुए हैं ना, दोनों से अलग-अलग चेक करें। अच्छा अभी इधर आए जरा, किसी और वेबसाइट का नाम लिखते हैं। अभी हमने पीक सोल्यूशन की वेबसाइट देखी थी, एक peaksolutions.edu.pk है। नो ब्रोकन लिंक, समझ आ गई बात की। सो ये काम हमें सबसे पहले चेक करना है कि आपकी वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए। ये ब्रोकन लिंक्स होने के चांसेस उसों के ज़्यादा होते हैं जब आपकी वेबसाइट ज़रा पुरानी होती है। मतलब किसी ने नई बनवाई है तो शायद अभी तो ब्रोकन लिंक हो ही ना। मतलब आपकी वेबसाइट बन गई, बाद में उसमें एडिटिंग हो रही है, फाइलें चेंज हो रही हैं, नाम बदले जा रहे हैं। कोई बंदा एंकर में नाम बदल देता है, सर्वर पे फाइल का नाम नहीं बदलता, सर्वर पे नाम बदल देता है, एंकर में जो नाम लिखा हुआ है वो चेंज नहीं करता, फिर एरर्स आते हैं। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाते हैं 300 फाइलें कि 300 ब्रोकन लिंक्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइलों के नाम चेंज हुए हैं, तो मैं डेवलपर से कहूँगा कि भाई ये ठीक करें। समझ आ गई बात की। और ये भी एक बहुत बैड फैक्टर है आपकी वेबसाइट की एसईओ के लिए। चलो जी, आज हमने क्या चीज़ें देख ली हैं, रोबोट्स, साइट मैप, ठीक है ना, रोबोट्स देखा है, साइट मैप देखा है, और साइट मैप के बाद तीसरे नंबर पर हमने देखा है 404 का एरर क्यों जनरेट होता है और इसे हमने कैसे रोकना है। ये तीनों फाइलें मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, और साथ मैंने आपको कहा था कि मैं वर्डप्रेस की भी भेजूंगा, उनकी वीडियोज़ को भी आपने देखना है आगे से, ठीक है।